इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम बाहर आने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा। इसलिए वैक्सीनेशन जल्दी होने के लिए जितने भी वैक्सीन हमारे सामने आती है उतना उपयोग में भी आएगा, उससे फायदा भी है। उसमें प्रेग्नेंट विमेन, गर्भवती महिला का भी प्रायोरिटी है। उस कारण बहुत सारे 18 उम्र के ऊपर जो महिला है उन सबको प्रायोरिटी, प्रेग्नेंट विमेन को भी दिलाया जा रहे हैं। स्पेस साइंस में भी आजकल बहुत सारे रॉकेट साइंस और स्पेस रिलेटेड एरियाज में भी बहुत महिला साइंटिस्ट हैं। आपको वो भी बार बार जब भी रॉकेट लॉन्च होता है आपको आपके सामने विषय आती है। मैं इन सबको अभी ये मिशन शक्ति तीसरे चरण के समय इसीलिए याद दिला रही हूं, जब प्रोत्साहन मिलता है, जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, महिला उसमें शामिल होने में कोई संकोच नहीं करती। शामिल होने के बाद उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी भी नहीं छोड़ती। यही है महिला का एकदम स्पेशलिटी। आज इस मिशन शक्ति तीसरी चरण के कार्यक्रम में भाग लेने में बहुत ही मुझे आनंद होती है। और इसमें एक विषय जरूर माननीय मुख्यमंत्री के विषय में बोलना चाहती हूं। उनके ऊर्जा, उनके कार्य करने का क्षमता, और मैं देख रही हूं शायद यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स है। उस 75 डिस्ट्रिक्ट में शायद एक साल में, हर एक साल में 2-2 बार पहुंचे हैं शायद। इन 5 years he would have visited each of the districts at least 10 times. ऐसे क्षमता, ऊर्जा और उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अच्छा बनाने के लिए, महिला के लिए सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए और पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करने में अपने कोई ना रखते हुए एकदम भ्रमर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूं। ऐसे एक ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर रहने में छोटे हो बड़े हो एक राज्य जल्द से जल्द प्रोग्रेसिव रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए मुझे कोई भी शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश आने वाले दिन में इतने स्पीड से आगे बढ़ेगी जिसमें महिला का रोल भी एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। और हम महिला एक हम इधर हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो भी महिला इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं उन सबको मेरा बधाई। और योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आपके आने वाले दिन का मुझे तो लगता है एकदम प्रॉमिसिंग है और ब्राइट भी है, ऐसे एक चीफ मिनिस्टर के भी होते हुए। और मुझे एक विषय के आनंद स्पष्ट करना है, जहां हर एक गांव में बैंक पहुंचना असंभव है, वहां बैंक मित्र के साथ और उनके द्वारा बैंकिंग के सुविधा पहुंचना है। ये सब गांव के रहने वाले आशा रखते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में शायद उत्तर प्रदेश एक राज्य है, एक ओनली राज्य है जहां महिला को बैंक मित्र बना करके हर गांव में उनका तैनात करके बैंकिंग सुविधा हर गांव में पहुंचे। ऐसे एक वेरी प्रोग्रेसिव आइडिया को आगे बढ़ाए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उसके लिए मैंने उनको बधाई देती हूं। और एक सोच आपके सामने रख के मेरे बातों का विराम देती हूं। इस बार जब घोषणा की सेकेंड वेव के बाद आत्मनिर्भर भारत का विषय में महिला ग्रुप्स के लिए, एसएचजी के लिए ग्रामों में उन ग्रामों में जो भी पैदावार है उसको रखने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है। पैसा एसएचजी ग्रुप के लिए देती है। मैं सभी महिला एसएचजी ग्रुप्स का रिक्वेस्ट करती हूं, आप उस फैसिलिटी को उपयोग करते हुए आप अपने गांव में एक ऐसे स्टोरेज कैपेसिटी बना लो
जिसके साथ ग्राम में उत्पादन होने वाली चीज सभी को स्टोर करके जब अच्छा दाम मिलेगा तब उसको बेचने में जो उत्पादक है उनका भी मुनाफा मिलेगा, आपको भी नया एक कारोबार आपके हाथों में आएगा जिससे आप भी लाभ कमा सकते हैं। जैसे महिला हमारी बहन बुंदेलखंड के निवासी बोले कि हनी उत्पादन, शहद उत्पादन से उनका लाभ अभी बढ़ गए। ऐसे ही एसएचजी के द्वारा गांव में जो उत्पादन है उसको स्टोर करने के लिए आपको सुविधाजनक लोन मिलती है, केंद्र सरकार उसमें भाग भी लेती है। एसएचजी के द्वारा जो ग्राम उत्पादन है उसको वेस्ट ना करते हुए स्टोर प्रदेश सरकार इतना ही जोश में आगे ले चल रही है। इसके लिए आप सबका, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और उनके पूरे मंत्रीगण और आप सबका भी मेरे धन्यवाद कहती हूं। और इस प्रोग्राम को विस्तार से मीडिया के द्वारा, मीडिया के भाई बहन सबको मीडिया के द्वारा इस प्रोग्राम का विशेष कवरेज करने के लिए आपको भी मेरा धन्यवाद। मिशन शक्ति आगे बढ़े, मिशन शक्ति का विजय हो और उत्तर प्रदेश पूरे जीतना है इस खेल में। इसीलिए आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे इधर आकर के इस प्रोग्राम में भाग लेने का अपॉर्चुनिटी दिया। जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिशन शक्ति 3.0 के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। बहुत सारी अहम बातें कहीं कि ये जो सरकार है वुमेन लेड डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में लगातार ये सरकार काम कर रही है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं ने जिस तरह से विकास किया है वो काबिले तारीफ है। चाहे फिर वो मुद्रा लोन के जरिए महिलाओं के विकास की बात हो, सैनिक स्कूल में अब लड़कियां एडमिशन ले पाएंगी, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। मंत्रिमंडल में अब तक 11 महिलाएं शामिल हैं, अब इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, इसका उन्होंने जिक्र किया। वैक्सीनेशन में भी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको तवज्जो दी जा रही है, उस बात का उन्होंने जिक्र किया। स्पेस साइंस की बात हो, बैंक मित्र की बात हो, तमाम सेक्टर्स में कैसे हमारी देश की बेटियां, हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही हैं, इस बात का जिक्र निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं वो कर रही थी। कार्यक्रम था मिशन शक्ति 3.0। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अनुपम सरस साहित्य धनिका का सती सुर भारती वद भारतानुगता भवेत् का भारती। सुर भारती अन्यत् भाषाः अग्रे गच्छन्ति, नियमाः पृष्ठे पृष्ठे धावन्ति, परन्तु संस्कृते एवं नास्ति। संस्कृते यत् उपनिबद्धं तदेव समीचीनम्। अतः सत्युगकाले संस्कृतं स्यात्, द्वापरे संस्कृतं स्यात्, कलियुगो यत् संस्कृतं स्यात्, तस्य सर्वत्रैव समाना गतिः एकरूपता अस्ति। श्रुतमस्माभिस्त्वेकं भारतं सर्वेभ्योऽपि हि भव्यं भारतं निकटात् किन्तु यदा पश्यामः सुष्ठु विमृश्य यदा पश्यामः अन्यदेव हि दृश्यं प्राप्तं भिन्नं सर्वं।
समाचार के प्रायोजक हैं वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है यह मिशन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। अवंतीपोरा में हुई जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में आ रही है कमी। पिछले 151 दिनों में सक्रिय मामले घटकर हुए सबसे कम। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीके को मिली मंजूरी। जायडस कैडिला की वैक्सीन राइकोव डी को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। अफगानिस्तान में तालिबान की अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश के कारण भय और आतंक का माहौल। कई जगहों से अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर। कई स्थानों पर तालिबान को लोगों और विरोधी ताकतों का करना पड़ रहा है सामना। खबरों के अनुसार 3 जिले तालिबान के कब्जे से मुक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा उनका प्रशासन हर एक अमेरिकी नागरिक को और अमेरिका की मदद करने वाले 50 से 60 हजार अफगानी नागरिकों को सुरक्षित निकालेगा बाहर। नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद का समर्थन देने और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ तालिबान को दी चेतावनी। केरल में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम पर्व पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर यह मिशन केंद्रित है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खातों में 30.12 करोड़ रुपए का उन्होंने ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया। और जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के नगबैरन त्राल में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश से जुड़ी 3 आतंकियों को मार गिराया है। सेना और पुलिस संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और SLR और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। एक आतंकी की पहचान वकील शाह के रूप में की गई है, जो भाजपा नेता राकेश पंडित की हत्या में शामिल है। और मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए सेना की विक्टर फोर्स के GOC मेजर जनरल राशिम बाली ने बताया कि इन आतंकियों के सक्रिय होने की सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन किया गया। ये तीनों टेररिस्ट जो हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे और वहाँ के लोकल गुज्जर कम्युनिटी इनके अगेंस्ट 3-4 बारी हमें खबर दे चुकी थी। वो बता रहे थे कि ये लोग वहाँ पर कुछ एक लेडीज़ को भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनके प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। सो एक ये बहुत सॉलिड पैगाम इस ऑपरेशन से हमारा बाहर गया है कि ना ही बिल्टअप एरिया में और वैली फ्लोर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये अगर जंगल में भी जाएंगे वहाँ पर भी हमारे पास इनकी खबर आती रहेगी और इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा।
और अब बात कोविड-19 से जुड़े आंकड़ों की। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57,61,17,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,36,043 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 34,457 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 36,347 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3,15,97,982 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गई है। इस वक्त देश में सक्रिय मामले 3,61,340 हैं। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 20 अगस्त तक कुल 50,45,00,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 20 अगस्त को 17,21,205 नमूनों की जांच की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वे आज सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने और पूर्व सैनिकों से उन्होंने संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे सशस्त्र बलों का हौसला बढ़ा है। देश के सैन्य बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सेना, सैनिकों और रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। बहुत से लोग कहते थे डिफेंस के बारे में, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। 2011-12 में भारत का डिफेंस बजट 1,47,000 करोड़ रुपए था। 1,47,000 करोड़ रुपए। आज 2020-21 में भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और मजबूत है और तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। बहुत से लोग कहते थे डिफेंस के बारे में, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? सर्जिकल स्ट्राइक, ये नेतृत्व का फर्क होता है। जो कहा वो किया। और दुनिया में ये संदेश कि न किसी से आंख झुका के बात करेंगे, न आंख चढ़ा करके बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे, इस बात का संदेश दिया। तो भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है, तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। ये सुरक्षा और मजबूती अगर नेतृत्व ने प्रदान की है तो भारत की फौज ने भी साथ खड़े होकर जवाब दिया है। मंत्री के नए मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया, क्योंकि उस मंत्रिमंडल में 28 मंत्री ओबीसी वर्ग के थे, 12 मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से थे, 8 मंत्री अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे, 5 अल्पसंख्यक समाज से थे और 11 महिलाएं। तो कुल मिलाकर आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल कहीं पर बना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। शायद यही कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा था कि समाज के सभी वर्गों को कैसे यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के मंडी में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत एक प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल बनाया गया है।
किस तरह से केंद्र में मोदी जी ने और प्रदेश में जयराम जी ने शानदार काम किया है, जिसके चलते जनता का आशीर्वाद पहले से कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार, उसका लाभ हिमाचल प्रदेश को देखने को मिला। दोनों सरकारों के माध्यम से हर क्षेत्र में उस स्कीम को एम्प्लीफाई करने का काम किया गया है ताकि जन जन तक उसका लाभ पहुंच सके। प्रेस वार्ता के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल में जयराम ठाकुर की डबल इंजन की सरकार का लाभ हिमाचल में देखने को मिल रहा है। एक बड़ा बदलाव सोच में लेकर आए। अभी भी दुनिया के बड़े बड़े देशों को आपदा के समय चेक काट कर लोगों को पैसा भेजते थे। मोदी जी यहां से एक बटन दबाते हैं, 9.25 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार की किस्त उनके खाते में पहुंच जाती है। किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि से हम अब तक दे चुके हैं। एमएसपी खरीद का मूल्य हमने बढ़ा दिया है। एमएसपी खरीद को हमने बढ़ा दिया है। हमने दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। वर्षों तक देश के कोने कोने में तो संदेश और समाचार पहुंचाया ही है। अब दुनिया भर में पहुंचाने का काम भी डीडी इंडिया के माध्यम से करते हैं। उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और हमारा प्रयास है कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो पहले अगले दिन का इंतज़ार समाचार पत्र का रहता था, वो टीवी के आने के बाद, वो कुछ घंटों के बाद खबर उस पर चलनी शुरू हो जाती थी। अब ये ऑनलाइन पोर्टल्स, प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के आने के बाद तो कुछ मिनटों सेकंडों के अंदर भी खबर जनता के माध्यम से भी और आप सबके माध्यम से भी जन जन तक पहुंच जाती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन अब डीडी इंडिया के माध्यम से दुनिया भर में खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हिमाचल दौरे के दौरान मंडी परिधिगृह से फिट इंडिया दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद थे। और नैनीताल ज्योलिकोट कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर वीरभट्टी पुल से सटे बलिया नाला की पहाड़ी से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया। हाईवे पर मलबा आने से सड़क के दोनों ओर यातायात अवरुद्ध हो गया। हाईवे पर भूस्खलन देख राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए बस से उतरकर भागने लगे। इस घटना में जान माल की कोई हानि नहीं हुई। और अब खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जनता की ओर से शुरू हुआ विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। अफगान समाचार एजेंसियों के अनुसार 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान विरोधी कमांडर अब्दुल हमीद के नेतृत्व में बगलान प्रांत के 3 जिले तालिबान के कब्जे से आजाद करा लिए गए हैं। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पजवाक की ओर से जारी वीडियो में दिखाया गया है कि स्थानीय लोग जिलों के मुक्त होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराकर खुशी में नारे लगा रहे हैं। उधर तालिबान द्वारा देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के प्रयासों के बीच आतंक, अफरा तफरी और भय का माहौल है। इस बीच तालिबान द्वारा हाल ही में अल्पसंख्यकों के नरसंहार की रिपोर्ट आने के बाद लोगों में खौफ बढ़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने चश्मदीदों के हवाले से बताया है कि तालिबान हजारा समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं।
तालिबान द्वारा गजनी प्रांत पर कब्जा करने के बाद वहां से एक गांव में 9,000 लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई से अब तक तालिबान ने हजारा समुदाय के जितने लोगों को मारा है, ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान संकट पर 4 दिन में दूसरी बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अफगानिस्तान में अब तक का सबसे मुश्किल अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने तालिबान को चेतावनी दी कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिकी और अन्य देशों के नागरिकों के साथ साथ अफगान लोगों को भी निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर एक अमेरिकी और अमेरिका की सहायता करने वाले 50 से 60 हजार अफगान नागरिकों को निकाल लेगा। और केरल का बहुचर्चित त्योहार ओणम शुरू हो चुका है। ओणम पारंपरिक कृषि पर आधारित और 10 दिनों तक चलने वाला दक्षिण भारत का विशेष त्योहार है। खास तौर पर केरल में इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। केरल के लोग साल भर इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। केरल में मनाया जाने वाला ये पर्व 12 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है और उसके बाद 23 अगस्त को ओणम पर्व का समापन होगा। आज ओणम का मुख्य पर्व है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ओणम पर्व की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओणम पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशवासियों को ओणम की बधाई। ये त्योहार नई फसल का उत्सव है। ये किसानों का अथक परिश्रम दिखाता है। ये प्रकृति माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। मैं सभी साथी नागरिकों के लिए प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूँ। वहीं ओणम के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा कि ओणम अपने संस्कारों में आस्तिक आस्था का पर्व है। ये लोक हितकारी सुशासन का उत्सव है। प्रार्थना करता हूं कि राजा महाबली देशवासियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाली का वरदान दे, उन्हें निरोगी रखें। ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ओणम की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि सकारात्मकता, जीवंतता, भाईचारे और सद्भाव से जुड़े त्योहार ओणम के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना करता हूं। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 21 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 44 लाख 26 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 18 करोड़ 92 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 83 लाख से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख 44 हजार से ज्यादा है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। और रुक करते हैं खेल की दुनिया का। टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीतने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन अब भी जारी है। देश की शीर्ष महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा ने जी सातियान के साथ मिलकर WTT कंटेंडर चैंपियनशिप के मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। मनिका और साथियान की जोड़ी ने हंगरी के डोरा मादारास और नंडोर एस्के की जोड़ी को 3-1 से हराकर खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने शुक्रवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में 94वीं रैंक की हंगरियाई जोड़ी को 11-9, 9-11, 12-10 और 11-6 से शिकस्त दी। और रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पहलवान संजू ने 62 किलोग्राम और भटेरी ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। फाइनल में इन दोनों पहलवानों को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांस्य पदक के मैच में स्नेह चोटिल हो गई। इस तरह महिलाओं की कुश्ती वर्ग में भारत ने 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भटेरी को मोल्डोवन के पहलवान इरेना रेंगासी के खिलाफ 2-12 से हार झेलनी पड़ी। वहीं संजू को रूस की पहलवान अलीना कासाबीवा के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। और नैरोबी में चल रही अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शुक्रवार को भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में पहुंचने में सफल रही। शैली ने ग्रुप बी में टॉप में रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 6.40 मीटर की जंप लगाई। इससे पहले उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 6.34 मीटर और दूसरे प्रयास में 5.98 मीटर की जंप लगाई थी। फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन मार्क 6.35 मीटर का था। ग्रुप बी में शैली का फाइनल मुकाबला 22 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:55 पर होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से हरियाणा के नूंह जिले में एक जन आरोग्यम केंद्र शुरू किया गया है। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एनटीपीसी की मदद से शुरू किए गए इस केंद्र का नूंह जिले के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने उद्घाटन किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक हरियाणा के नूंह जिले के बछेड़ा गांव में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC की मदद से एक जन आरोग्यम केंद्र स्थापित किया गया है ताकि BSGSS स्थानीय लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सके। हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट नूंह है वो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि वो बहुत सारे वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो कंपैरेटिवली जो हैं बाकी डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले कई सालों से सरकार के द्वारा और BSGSS जैसी संस्थाओं के द्वारा जब प्रयास किए गए तो इस प्रयास के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि एस्पिरेशनल सेंटर में जो हमारे हेल्थ के सभी पैरामीटर्स हैं वो आगे से बहुत इम्प्रूव किए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि BSGSS के द्वारा पहले से 2 सेंटर्स हमारे जिला नूंह में चलाए जा रहे हैं। नूंह जिले के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने इस जन आरोग्यम केंद्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्रामीणों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें मैं तो धन्यवादी हूँ BSGSS का, बरनौली सेवा समूह का और NTPC का जिन्होंने अपने CSR एक्टिविटीज़ के अंदर ये क्लिनिक यहाँ दिया है। ये पिछड़ा हुआ इलाका है नूंह का और यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज की बहुत ज़रूरत है एंड द काइंड ऑफ डेडिकेटेड टीम दैट आई सी हेयर, आई एम वेरी श्योर कि यहाँ के लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। डोर स्टेप पे उनको हेल्थ सर्विसेज मिलेंगे, जैसे आप देख रहे हैं बहुत से पेशेंट बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं और ओवरऑल हेल्थ जो है अगर महिला की और बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होती है तो पूरे परिवार को उसका लाभ होता है। NTPC इसी बिस्नौली ग्राम औद्योगिक सेवा संस्थान में ये प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें NTPC अंडर CSR एक्टिविटी 47.7 लाख इसको अलोकेट किया। इसी प्रोग्राम में हम लोग को जोड़ने में NTPC को बहुत खुशी हुई और इसी प्रोग्राम में साहब बताया, DC साहब, ऐसे हम लोग ये महिलाओं और बच्चों को हेल्थ का और हाइजीन का बहुत लाभ मिलेगा इन लोग को। जन आरोग्यम केंद्र के उद्घाटन समारोह के मौके पर BSGSS द्वारा NTPC की CSR पहल के अंतर्गत इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बछेड़ा गांव के लोगों ने मधुमेह, अनीमिया और उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग कराई। भारतीय स्वस्थ हो, इस संकल्प की राह पे अग्रसर आज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो एक गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और हमारी संस्था बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने एक और मील पत्थर भारत के सबसे पिछड़े जिले में नूंह में स्थापित किया है। आज यहाँ आधुनिक चिकित्सा के लिए आधुनिक टेस्ट के प्रकरणों के साथ एक पूरा स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, जिसको यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री कैप्टन शक्ति सिंह कर रहे हैं। और आज यहाँ पे 200 से भी अधिक लोगों के लिए एक चिकित्सा शिविर, जहाँ पे एनीमिया, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की चिकित्सा, टेस्ट और दवाइयाँ दी जाएंगी। ये आगे चल के इन लोगों को स्वस्थ करेगा और नूंह एक खुशहाल जिले में परिवर्तित होगा। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसमें मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप के अलावा शिविर के दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क दवाई भी प्रदान की गई। गौरतलब है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो कि पिछले 2 दशक से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के कार्यों में लगी हुई है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, बछेड़ा गांव, नूंह, हरियाणा।
तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है यह मिशन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। अवंतीपोरा में हुई जैश ए मोहम्मद से जुड़ी मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में आ रही है कमी। पिछले 151 दिनों में सक्रिय मामले घटकर हुए सबसे कम। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीके को मिली मंजूरी। जायडस कैडिला की वैक्सीन ट्राइकोव डी को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। अफगानिस्तान में तालिबान की अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश के कारण भय और आतंक का माहौल। कई जगहों से अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर। कई स्थानों पर तालिबान को लोगों और विरोधी ताकतों का करना पड़ रहा है सामना। खबरों के अनुसार 3 जिले तालिबान के कब्जे से मुक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा उनका प्रशासन हर एक अमेरिकी नागरिक को और अमेरिका की मदद करने वाले 50 से 60 हजार अफगानी नागरिकों को सुरक्षित निकालेगा बाहर। नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद का समर्थन देने और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ तालिबान को दी चेतावनी। केरल में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम पर्व पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिशन शक्ति के 3रे चरण का शुभारंभ किया। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर यह मिशन केंद्रित है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खातों में 30.12 करोड़ रुपए का उन्होंने ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया। और जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के नगबैरन त्राल में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश से जुड़ी 3 आतंकियों को मार गिराया है। सेना और पुलिस संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और SLR और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। एक आतंकी की पहचान वकील शाह के रूप में की गई है, जो भाजपा नेता राकेश पंडित की हत्या में शामिल है। और मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए सेना की विक्टर फोर्स के GOC मेजर जनरल राशिम बाली ने बताया कि इन आतंकियों के सक्रिय होने की सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन किया गया। ये तीनों टेररिस्ट जो हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे और वहाँ के लोकल गुज्जर कम्युनिटी इनके अगेंस्ट 3-4 बारी हमें खबर दे चुकी थी। वो बता रहे थे कि ये लोग वहाँ पर कुछ एक लेडीज़ को भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनके प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। सो एक ये बहुत सॉलिड पैगाम इस ऑपरेशन से हमारा बाहर गया है कि ना ही बिल्टअप एरिया में और वैली फ्लोर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये अगर जंगल में भी जाएंगे वहाँ पर भी हमारे पास इनकी खबर आती रहेगी और इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और अब बात कोविड-19 से जुड़े आंकड़ों की। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57,61,17,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,36,043 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 34,457 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 36,347 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3,35,00,000
15,97,982 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गई है। इस वक्त देश में सक्रिय मामले 3,61,340 हैं। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 20 अगस्त तक कुल 50 करोड़ 45 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 20 अगस्त को 17,21,205 नमूनों की जांच की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वे आज सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने और पूर्व सैनिकों से उन्होंने संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे सशस्त्र बलों का हौसला बढ़ा है। देश के सैन्य बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सेना, सैनिकों और रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। बहुत से लोग कहते थे डिफेंस के बारे में, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, 2011-12 में भारत का डिफेंस बजट 1,47,000 करोड़ रुपए था। 1,47,000 करोड़ रुपए। आज 2020-21 में भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और मजबूत है और तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। बहुत से लोग कहते थे डिफेंस के बारे में, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? सर्जिकल स्ट्राइक, ये नेतृत्व का फर्क होता है। जो कहा वो किया, और दुनिया में ये संदेश कि ना किसी से आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख चढ़ा करके बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे, इस बात का संदेश दिया। तो भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है, तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। ये सुरक्षा और मजबूती अगर नेतृत्व ने प्रदान की है तो भारत की फौज ने भी साथ खड़े होकर जवाब दिया है। मंत्री के नए मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया, क्योंकि उस मंत्रिमंडल में 28 मंत्री ओबीसी वर्ग के थे, 12 मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से थे, 8 मंत्री अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे, 5 अल्पसंख्यक समाज से थे और 11 महिलाएं। तो कुल मिलाकर आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल कहीं पर बना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। शायद यही कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा था कि समाज के सभी वर्गों को कैसे यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के मंडी में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत एक प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल बनाया गया है। किस तरह से केंद्र में मोदी जी ने और प्रदेश में जयराम जी ने शानदार काम किया है, जिसके चलते जनता का आशीर्वाद पहले से कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार, उसका लाभ हिमाचल प्रदेश को देखने को मिला। दोनों सरकारों के माध्यम से हर क्षेत्र में उस स्कीम को एम्प्लीफाई करने का काम किया गया है ताकि जन जन तक उसका लाभ पहुंच सके।
प्रेस वार्ता के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल में जयराम ठाकुर की डबल इंजन की सरकार का लाभ हिमाचल में देखने को मिल रहा है। एक बड़ा बदलाव सोच में लेकर आए। अभी भी दुनिया के बड़े बड़े देशों को आपदा के समय चेक काट कर लोगों को पैसा भेजते थे। मोदी जी यहां से एक बटन दबाते हैं, 9.25 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार की किस्त उनके खाते में पहुंच जाती है। किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि से हम अब तक दे चुके हैं। एमएसपी खरीद का मूल्य हमने बढ़ा दिया है, एमएसपी खरीद को हमने बढ़ा दिया है। हमने दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। वर्षों तक देश के कोने कोने में तो संदेश और समाचार पहुंचाया ही है। अब दुनिया भर में पहुंचाने का काम भी डीडी इंडिया के माध्यम से करते हैं। उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और हमारा प्रयास है कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो पहले अगले दिन का इंतज़ार समाचार पत्र का रहता था, वो टीवी के आने के बाद वो कुछ घंटों के बाद खबर उस पर चलनी शुरू हो जाती थी। अब ये ऑनलाइन पोर्टल्स, प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के आने के बाद तो कुछ मिनटों सेकंडों के अंदर भी खबर जनता के माध्यम से भी और आप सबके माध्यम से भी जन जन तक पहुंच जाती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन अब डीडी इंडिया के माध्यम से दुनिया भर में खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हिमाचल दौरे के दौरान मंडी परिधिगृह से फिट इंडिया दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद थे। और नैनीताल ज्योलिकोट कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर वीरभट्टी पुल से सटे बलिया नाला की पहाड़ी से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया। हाईवे पर मलबा आने से सड़क के दोनों ओर यातायात अवरुद्ध हो गया। हाईवे पर भूस्खलन देख राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए बस से उतरकर भागने लगे। इस घटना में जान माल की कोई हानि नहीं हुई। और अब खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जनता की ओर से शुरू हुआ विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। अफगान समाचार एजेंसियों के अनुसार 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान विरोधी कमांडर अब्दुल हमीद के नेतृत्व में बगलान प्रांत के 3 जिले तालिबान के कब्जे से आजाद करा लिए गए हैं। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पजवाक की ओर से जारी वीडियो में दिखाया गया है कि स्थानीय लोग जिलों के मुक्त होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराकर खुशी में नारे लगा रहे हैं। उधर तालिबान द्वारा देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के प्रयासों के बीच आतंक, अफरा तफरी और भय का माहौल है। इस बीच तालिबान द्वारा हाल ही में अल्पसंख्यकों के नरसंहार की रिपोर्ट आने के बाद लोगों में खौफ बढ़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने चश्मदीदों के हवाले से बताया है कि तालिबान हजारा समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं। तालिबान द्वारा गजनी प्रांत पर कब्जा करने के बाद वहां से एक गांव में 9 हजारा लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई से अब तक तालिबान ने हजारा समुदाय के जितने लोगों को मारा है, ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान संकट पर 4 दिन में दूसरी बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अफगानिस्तान में अब तक का सबसे मुश्किल अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने तालिबान को चेतावनी दी कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिकी
और अन्य देशों के नागरिकों के साथ साथ अफगान लोगों को भी निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर एक अमेरिकी और अमेरिका की सहायता करने वाले 50 से 60 हजार अफगान नागरिकों को निकाल लेगा। और केरल का बहुचर्चित त्योहार ओणम शुरू हो चुका है। ओणम पारंपरिक कृषि पर आधारित और 10 दिनों तक चलने वाला दक्षिण भारत का विशेष त्योहार है। खास तौर पर केरल में इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। केरल के लोग साल भर इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। केरल में मनाया जाने वाला ये पर्व 12 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है और उसके बाद 23 अगस्त को ओणम पर्व का समापन होगा। आज ओणम का मुख्य पर्व है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ओणम पर्व की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओणम पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशवासियों को ओणम की बधाई। ये त्योहार नई फसल का उत्सव है। ये किसानों का अथक परिश्रम दिखाता है। ये प्रकृति माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। मैं सभी साथी नागरिकों के लिए प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूँ। वहीं ओणम के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा कि ओणम अपने संस्कारों में आस्तिक आस्था का पर्व है। ये लोक हितकारी सुशासन का उत्सव है। प्रार्थना करता हूं कि राजा महाबली देशवासियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाली का वरदान दे, उन्हें निरोगी रखें। ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ओणम की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि सकारात्मकता, जीवंतता, भाईचारे और सद्भाव से जुड़े त्योहार ओणम के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना करता हूं। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 21 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 44 लाख 26 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 18 करोड़ 92 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 83 लाख से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख 44 हजार से ज्यादा है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। और रुक करते हैं खेल की दुनिया का। टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीतने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन अब भी जारी है। देश की शीर्ष महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा ने जी साथियान के साथ मिलकर WTT कंटेंडर चैंपियनशिप के मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। मनिका और साथियान की जोड़ी ने हंगरी के डोरा मादारास और नंडोर एसके की जोड़ी को 3-1 से हराकर खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने शुक्रवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में 94वीं रैंक की हंगरियाई जोड़ी को 11-9, 9-11, 12-10 और 11-6 से शिकस्त दी। और रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पहलवान संजू ने 62 किलोग्राम और भटेरी ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। फाइनल में इन दोनों पहलवानों को हार का सामना। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता और वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण इस वक्त लखनऊ में मौजूद है और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए वे ऋण सहायता मुहैया करा रही। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और भारत में दूसरे स्थान पर सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। आज एक महत्वपूर्ण आयाम हमने पार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश चौमुखी औद्योगिक विकास के नए आयामों के साथ विकास के पथ पर तीव्र गति से दौड़ने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके विचार सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और संकल्प की सिद्धि का आत्मबल भी देते हैं। और इसी का ये परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोकार्पण के लिए तैयार है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने अंतिम चरण में है और गोरखपुर एक्सप्रेसवे का भी 27% निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और गंगा एक्सप्रेसवे का भी 93% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी
कि आज के इस अवसर पर एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सिक्योरिटाइजेशन लोन के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट विभाग की मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पंजाब नेशनल बैंक श्री CH मल्लिकार्जुन राव जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, औद्योगिक विकास विभाग के आयुक्त श्री S.K. मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अध्यक्ष सचिव भारत सरकार श्री पंकज जैन जी, पंजाब नेशनल बैंक